गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 5 है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका चपला देवी जी हैं। देखिए, ये एक रिपोर्टाज है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई कहानी है, कोई निबंध है, कोई उपन्यास है, तो उसी तरह से एक रिपोर्टाज है। अब रिपोर्टाज क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट यानी कि खबर जो सत्य पर आधारित हो। तो इसमें एक ऐसी खबर है, एक ऐसा समाचार है कि जो सत्य पर आधारित है। तो चपला देवी जी ने इसमें सन 1857 की पहली क्रांति की बात की है। तो इसमें वे कहती हैं, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। कि सन 1857 में जब पहली क्रांति हुई, यानी कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए पहली बार भारतीयों ने क्रांति की, उस समय नाना साहब थे, वो एक क्रांतिकारी नेता थे। तो वे कानपुर में जब असफल होने लगे तो वे वहां से भागने लगे और जल्दी जल्दी में उनकी बेटी थी मैना, उसे भी वो साथ ले जाना भूल गए। देवी मैना, अब जो मैना है वो नाना साहब की पुत्री का नाम है और उसे इस पाठ में देवी कहकर संबोधित किया है, क्योंकि मैना को अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए उस छोटी बालिका को जिंदा आग में जला दिया था। इसलिए उसे यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए देवी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर एक स्थान का नाम है। कि जो नाना साहब थे, जब उन्होंने सन 1857 ईस्वी में क्रांति हुई तो उसमें वो असफल होने लगे, तो वे जल्दी में वहां से भाग निकले। लेकिन जल्दी जल्दी में वे अपनी बेटी मैना को साथ ले जाना भूल गई। उस समय देवी मैना कहाँ थी? बिठूर में उनका राजमहल था। तो वो बिठूर में पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। देखिए, एक बहुत भावुक घटना है कि जो नाना साहब थे वो तो वहां से चले गए, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि मैना जो है वो नाना साहब की पुत्री है, तो अपना बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने बड़े ही निर्दयता से उस निरीह मतलब एक तरह से इनोसेंट, क्योंकि एक छोटी बालिका थी, निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो, कि उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, उसको जिंदा आग में जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कि उस घटना का इसमें बहुत ही रोमांचकारी वर्णन है, जो कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघला देता। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। देखिए, अब जब कानपुर में बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ, बहुत से भारतीय लोग भी मारे गए, नाना साहब वहां से भाग निकले, तो अंग्रेजों का जो सैनिक दल था वो बिठूर की ओर गया। बिठूर क्या था? एक जगह का नाम था जहां पर नाना साहब का राजमहल था। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। मतलब कि बिठूर में जाकर अंग्रेज सैनिकों ने पहले क्या किया, जो नाना साहब का राजमहल, उसमें जितनी भी धन संपत्ति थी वो सारी लूट ली गई। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, लेकिन उन्हें बहुत थोड़ी संपत्ति ही वहां मिल पाई। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। कि पहले उन्होंने धन संपत्ति लूटी वहां से, उसके बाद उन्होंने तोप के गोले लगा दिए, क्योंकि वो नाना साहब का महल भस्म मतलब नष्ट, कि वो महल नष्ट कर देना चाहते थे। वे नाना साहब को तो पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए उन पर उनका क्रोध था। उस क्रोध के लिए उन्होंने नाना साहब के महल को नष्ट कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। कि अब सैनिक दल ने जब उस राजमहल को भस्म करने के लिए वहां पर तोपें लगाई, तो वे हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका खड़ी है।
उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो वहां अंग्रेज सेनापति था तो वो बड़ा हैरान हुआ। आश्चर्य मतलब हैरानी, कि उसे बहुत हैरानी हुई। हैरानी क्यों हुई? क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई ना दी थी। कि जब उन्होंने राजमहल में धन संपत्ति लूटी उस समय उन्हें वह बालिका कहीं भी नहीं दिखाई दी, लेकिन जब वो महल को नष्ट कर रहे थे तो वह बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। कि उस छोटी बालिका ने सेनापति को क्या कहा कि वो उस महल पर गोले ना बरसाएं, मतलब उसे नष्ट ना करें। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प व्यस्त देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, क्योंकि वो एक छोटी बालिका थी, उसकी उम्र बहुत कम थी। तो उसके मुख को और उसकी उम्र को देखकर जो सेनापति था उसे भी उस पर दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। कि जब सेनापति ने उस बालिका से पूछा कि वो क्या चाहती है तो उस बालिका ने उस महल की रक्षा करने के लिए कहा। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? कि जब उस बालिका ने उस मकान की, उस महल की रक्षा के लिए कहा तो सेनापति ने उससे पूछा भी तुम इस महल को क्यों बचाना चाहती हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। लेकिन बालिका ने सेनापति से ही पूछ लिया कि आप इस मकान, इस महल को गिराना चाहते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ऐसा करके मतलब आपको क्या मिलेगा। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। तो सेनापति ने उसे बताया कि विद्रोहियों के नेता कि जो नाना साहब थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उस नाना साहब का ये वास स्थान मतलब रहने का स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। विध्वंस मतलब नष्ट। सरकार ने, कौन सी सरकार ने? अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि उस समय भारत पर किसका राज था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजी सरकार ने इस महल को नष्ट कर देने की आज्ञा दी है। तो सेनापति ने उस बालिका को उस महल को नष्ट कर देने की जो बात थी वो बताई। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। अब बालिका ने अपनी बात को स्पष्ट किया कि आपके विरुद्ध मतलब खिलाफ, कि आपके विद्रोह में आपके खिलाफ जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। तो उस बालिका ने कहा कि आपके विरुद्ध जिन्होंने मतलब शस्त्र उठाए उन्हीं को दोषी माना जाना चाहिए, कि ये जो मकान है, ये जो महल है, ये तो जड़ है, इसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब बालिका ने कहा कि ये मकान, ये राजमहल मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इस मकान को मैं बचाना चाहती हूँ। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अब सेनापति ने कहा कि मैं इस महल की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सरकार ने आज्ञा दी है। अब मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे इस मकान को नष्ट करना होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। अब जो सेनापति था जो वहां महल को नष्ट कर देने के लिए आया था, तो उसका नाम क्या था? सेनापति हे। तो उस बालिका ने उसे बताया सेनापति को कि मैं आपको जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। तो वो बताती है कि आपकी एक प्यारी कन्या थी, मतलब आपकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या है? मेरी। तो वो कहते कि आपकी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। तो वो सेनापति से यही बताती है कि आपकी बेटी और मेरे में बहुत प्यार था, आप मुझे जानते भी हैं। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। तो कहती है कि कई साल पहले जो आपकी बेटी थी मेरी, वो मेरे घर आया जाया करती थी और मुझे हृदय से चाहती थी, मतलब हम आपस में अच्छी सहेलियां थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे
और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। तो बालिका ने सेनापति हे को बताया कि उस समय आप हमारे घर आया जाया करते थे, कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन आपकी जो बेटी थी मेरी, उसमें और मुझ में बहुत प्यार संबंध थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। अब जो सेनापति की बेटी थी मेरी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसने बताया मैना ने कि जब मेरी की मृत्यु का समाचार मुझे मिला तो मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है कि हमारा आपस में जो प्रेम संबंध था, आपस में हम अच्छी सहेलियां थी, तो वो मुझे चिट्ठी भी भेजा करती थी और उसकी एक चिट्ठी मैंने अभी भी संभाल कर रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। अब जो सेनापति हे था उसे भी वो पुरानी बातें याद आई कि सेनापति के होश उड़ गए, मतलब वो हैरान हो गया, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा कि अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो इस तरह से वो जो सेनापति था उसने भी उस बालिका को, मैना को पहचान लिया कि ये तो मेरी जो पुत्री थी मेरी, उसकी एक अच्छी सहेली रही है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब सखी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। अब चाहे सेनापति को उसकी पहचान हो गई थी कि वो उसकी लड़की मेरी की सहेली रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलवाया। उसने कहा कि मैं जिस सरकार का नौकर हूं, कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार, कि मैं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। उसने कहा कि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं इस महल को बचा सकूं, लेकिन उसने पूरी तरह से उसे ये विश्वास न दिला सका कि वो उस महल की रक्षा कर पाएगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे, कि उसी समय वहां जो जनरल थे आउट्रम वो वहां आए। उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, बिगड़कर मतलब गुस्से में। अब उसे गुस्सा किस लिए था कि कब से ये आदेश दे दिया गया था कि उस महल को भस्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक वो महल नष्ट नहीं हुआ था। तो इसलिए जो सेनापति जनरल आउट्रम था उसे गुस्सा आ गया और उसने सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा। अब सेनापति ने एक तरह से उनसे विनती, एक प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? तो इस तरह से सेनापति हे ने प्रयास किया कि उसने जनरल आउट्रम से ये प्रार्थना की कि मैं भी इसी फिक्र में हूं कि मैं इस महल की रक्षा कैसे करूं, तो एक प्रार्थना करता हूं कि क्या किसी तरीके से मैं ये नाना का महल बचा सकता हूं। आउट्रम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। अब सेनापति हे ने जब आउट्रम से ये प्रार्थना की तो आउट्रम ने भी कहा कि जो ऊपर गवर्नर है उसकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो उसने कहा कि नाना साहब जो हैं वो अंग्रेजों के विद्रोही हैं, तो वो वहां से भाग निकले, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, लेकिन उनके वंश मतलब उनके सगे संबंधी, कोई भी उनका जो रिश्तेदार, कोई भी या कोई महल, कोई भी उनसे संबंधित वस्तु, उस पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे तो लॉर्ड केनिंग जो कि गवर्नर जनरल था को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तार मतलब पत्र। तो अब उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि ये ना तो सेनापति हे के हाथ में था ना ही आउट्रम के हाथ में था, उससे ऊपर का जो जनरल था लॉर्ड केनिंग, कि उन्होंने सोचा कि उसे ही एक पत्र लिखकर इस महल की रक्षा की प्रार्थना की जाए। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अब आउट्रम ने सेनापति हे से पूछा कि आप इस महल को क्यों बचाना चाहती हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, कि हमें जो ऑर्डर मिला है, जो आज्ञा मिली है इस महल को नष्ट कर देने की, और उनकी नाना साहब के कोई भी सगे संबंधी या कोई भी हमें मिले उन्हें गिरफ्तार करने की, तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने
नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। अब उन्हें हैरानी हुई कि जो आउटरम था उसने आज्ञा दे दी कि महल को घेर लिया जाए और जो मैना है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन सिपाही अंदर तक गए, उन्होंने मैना को बहुत खोजा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि महल का कोना कोना खोज लिया लेकिन मैना का कहीं भी पता नहीं लगा।